हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स. The chapter is force and pressure. This is part 2 of this chapter. In this video we are going to discuss effects of force, contact and non-contact force, pressure exerted by liquids and gases. For online classes you can contact us 9993341563, and for more videos you can subscribe our YouTube channel Brajesh Bagdi. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक, force can change the state of motion. So dear students, how force can change the state of motion? देखिए, फोर्स के बारे में हम एक बात जानते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स कब लगता है? जब या तो हम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या दोनों चेंज कर रहे हैं, तो उससे जो मोशन है वो चेंज हो जाता है. जब भी हम या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करेंगे, ओके, या फिर आप ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करेंगे या दोनों चेंज करेंगे. लाइक आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते करते कई बार आप स्पीड चेंज करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हो, आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है. तो इससे क्या होता है, मोशन का स्टेट ही चेंज हो जाता है. दैट मीन्स जब भी हम स्पीड चेंज कर रहे हैं या डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या दोनों चेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है. और फोर्स क्या करता है, फोर्स के थ्रू ही स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है. लाइक जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते हुए आपको लेफ़्ट में टर्न होना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ से उस हैंडल को लेफ़्ट में टर्न करेंगे तो वो व्हीकल जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं वो लेफ़्ट में टर्न होगा. अगर आप फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे हाथ से तो क्या वो टर्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. सपोज़ आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग करने के वक्त आपको स्पीड तेज़ करनी है, तो क्या करेंगे, आप फोर्स लगाकर पैडलिंग को तेज़ कर देंगे. जैसे ही आप तेज़ पैडलिंग करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. तो अगेन क्या हुआ, फोर्स की वजह से या तो स्पीड चेंज हुई या डायरेक्शन चेंज हुआ या दोनों चेंज हुए और उसके कारण स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया. ठीक है, दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखेंगे. यहाँ पर देखिए, क्रिकेट का एक एग्जांपल बताया गया है. सबसे पहले क्रिकेट बॉल इनिशियली रेस्ट पर होती है. रेस्ट पर होती है मतलब उसके अंदर कोई मोशन नहीं होता है. देन द बॉलर पिक्स अप इट एंड बोल्स इट टूवर्ड्स द बैट्समैन. अब ये बॉलर क्या करता है, बॉलर उस बॉल को उठाता है और बैट्समैन की तरफ उसको बॉल करता है. देन व्हाट हैपन, द बैट्समैन हिट्स इट with the bat. Subsequently any of the following events could happen. अब बैट्समैन उस बॉल को अपने बैट से हिट करता है और कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. लाइक कैसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? सबसे पहला, द बैट्समैन हिट द बॉल वेरी हार्ड सच दैट इट गोज़ फॉर फ्लाइंग इन द एयर फॉर अ सिक्स. बैट्समैन उस बॉल को इतनी तेज़ी से मारे कि हो सकता है वो हवा में होती हुई बिल्कुल सिक्स में ही जाए, मतलब उस हिट से डायरेक्टली सिक्स टच हो. देन सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, द बैट्समैन हिट्स द बॉल सच दैट इट गोज़ फॉर अ फोर अलोंग द ग्राउंड. ऐसा हो सकता है कि बाउंड्री क्रॉस कर ले लेकिन ज़मीन से होती हुई जाए तो वो फोर कंसीडर होगा, चौका हो जाएगा वो. देन द बैट्समैन हिट्स द बॉल एंड द बॉलर कैचेज इट्स. ऐसा भी हो सकता है कि बैट्समैन उस बॉल को हिट करे और बॉलर उसे कैच कर ले तो बैट्समैन आउट हो जाएगा. या फिर द बैट्समैन हिट्स एज अ डिफेंस शॉट सच दैट इट रोल्स ऑन द ग्राउंड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस. या कई बार डिफेंस शॉट भी खेलते हैं बैट्समैन, तो वो डिफेंस शॉट में क्या होगा, सिर्फ उसको टच कर देगा और वो ग्राउंड पे होती हुई थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इन सभी में हो क्या रहा है, फोर्स लग रहा है. फोर्स लग रहा है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है. लाइक फिर यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा, जैसे नाउ फ्रॉम 1 to 2 द बॉल हैज़ चेंजेस इट्स स्पीड इनिशियली द स्पीड फॉर 0 मीटर पर सेकेंड एट रेस्ट एंड देन बॉलर फ्लिंग्स इट. इनिशियली तो बॉल रेस्ट पर थी, फिर बॉलर ने उसे फ्लिंग किया मतलब उछाला, तो क्या हुआ, फाइनली उसकी स्पीड चेंज हो गई. 0 से उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं. सो नाउ इट मूव्स विथ अ सर्टन स्पीड. अब वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है. नाउ व्हेन द बैट्समैन हिट्स द बॉल, according to the force applied on the ball, the direction or speed of
स्पीड और बोथ चेंज। अब बैट्समैन उस बॉल को हिट करेगा तो उसने कितनी तेज़ी से उस बॉल को हिट किया है वही डिसाइड करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका मोशन कैसा होगा। दैट मीन्स फोर्स डिसाइड कर रहा है, फोर्स चेंज कर रहा है स्टेट ऑफ मोशन को। एनी वन ऑफ द इवेंट्स आकर, ये जितने इवेंट्स यहाँ हमने पढ़े थे इसमें से कुछ भी हो सकता है। लाइक या तो 6 जाएगा उस थ्रो के अंदर वो जो बैट्समैन ने हिट किया है, या फिर 4 होगा, या फिर डिफेंस शॉट होगा, या फिर वो आउट हो जाएगा, बॉलर उसे कैच कर लेगा। वो सब किस पे डिपेंड करेगा? बैट्समैन के द्वारा जो फोर्स उस बॉल पर लगाया जा रहा है उसके ऊपर। दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स हमेशा स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। फोर्स ही है जो डिसाइड करता है मोशन की स्पीड, उसका डायरेक्शन, या दोनों। ओके, नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। कैसे, ये देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट in some cases, like when making rotis from kneaded dough। गुथा हुआ आटा गूंदते हैं तो जो गुंधा हुआ आटा होता है, डफ होता है, उससे रोटीज़ बनाई जाती है। तो रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, जो रोलर होता है यानी कि चकला बेलन होता है, उसके थ्रू उस डफ को फोर्स लगाया जाता है, और उस फोर्स के कारण वो जो डफ है उसका शेप चेंज हो जाता है। दैट मीन्स फोर्स के द्वारा एक तो मोशन चेंज हुआ, स्टेट ऑफ मोशन, दूसरा यहाँ पर शेप चेंज होने की बात हो रही है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लीड ऑफ अ पेंसिल इट ब्रेक्स। पेंसिल की लीड पर अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो टूट जाती है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फोर्स। दैट मीन्स फोर्स के कारण शेप चेंज हो रहा है। व्हेन अ इलास्टिक इज पुल्ड हार्ड इट एक्सपांड्स एंड लूजेज इट्स इलास्टिसिटी। कोई इलास्टिक है, आप उसको बार बार पुल कर रहे हो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो क्या होगा? फाइनली उसकी इलास्टिसिटी खो जाएगी। या फिर एक रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब वो टूट जाएगा। तो दैट मीन्स फोर्स कैन चेंज दी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप रबर बैंड को पुल करते हो तब भी, स्ट्रेच करते हो तब भी उसका शेप चेंज हो जाता है। वो थोड़ा सा थिक होता है लेकिन स्ट्रेच करने के बाद एकदम थिन हो जाता है। दैट्स अगेन फोर्स कैन चेंज दी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स के क्या मेन इफ़ेक्ट्स हैं। वी कैन समराइज दैट फोर्स कैन हैव द फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स। पहला, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर देता है। जैसे बैट्समैन हिटिंग अ बॉल वेरी हार्ड, जब वो बहुत तेज़ी से उस बॉल को हिट करेगा तो जिस स्पीड से आई है उससे ज़्यादा तेज़ स्पीड से वो बॉल चली जाएगी। देन फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स के द्वारा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होता है। लाइक बैट्समैन हिटिंग अ बॉल वेरी हार्ड, जब वो उसको बहुत तेज़ी से बॉल को हिट करेगा तो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। जो उसका मोशन था, इनिशियल मोशन जो बॉल का था, वो बैट्समैन की तरफ आ रही थी, अब किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी बैट से हिट होके। देन फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इलास्टिक इज पुल्ड हार्ड। वही एग्जांपल, जब इलास्टिक को बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। सो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड फाइनली फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन। वो फोर्स ही है जिसकी वजह से कोई भी रुकी हुई वस्तु, कोई भी रुका हुआ ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। जैसे कि बॉलर पिकिंग अप अ बॉल एंड देन बॉलिंग इट, तो उससे क्या हुआ, जो बॉल है उसका स्टेट ऑफ रेस्ट ख़त्म हो गया और वो मोशन में आ गई। एक बार फिर इसको समराइज़ करेंगे हम। सबसे पहले फोर्स जो है स्पीड चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट की, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, शेप चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट का, और उसका स्टेट ऑफ मोशन यानी कि उसको रेस्ट से किसी मोशन में लेके आ जाता है फोर्स। देन नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। देखिए अब इसके तो नाम से ही क्लियर है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज का मतलब होता है फोर्सेज दैट अराइज विथ द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व। कोई भी ऐसा फोर्स जिसमें 2 या 2 से अधिक
ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला फोर्स या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट का मतलब ये होता है एक संबंध, जब दो चीज़ों के बीच में कांटेक्ट होता है तभी वहाँ पर फोर्स अराइज होता है और उस तरह के फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स के क्या एग्जांपल्स हैं? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। लाइक मस्कुलर फोर्स देखेंगे, मस्कुलर फोर्स इज़ द टाइप ऑफ फोर्स वेयर इन वी यूज़ अवर फिजिकल स्ट्रेंथ टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मस्कुलर फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू मसल्स। तो मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स है? जिसमें हम हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, हमारे मसल्स का हम यूज़ करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टेट हम चेंज कर देते हैं, मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन हम चेंज कर देते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, मैन पुशिंग अ कार, कोई कार ख़राब हो गई और कोई व्यक्ति उसको धक्का मार रहा है, वो पुश कर रहा है उसको, तो वो उसकी मस्कुलर फोर्स यानी कि उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि वो कितना तेज़ धक्का मार सकता है। देन बुलक्स पुशिंग अ कार्ट ऑफ लोड, बैलगाड़ी आपने देखी है, बुलक कार्ट, बुलक्स जो हैं पूरी भरी हुई गाड़ी को खींचते हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स। साइकिलिंग आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मस्कुलर फोर्स, उतना ज़्यादा साइकिल तेज़ चलेगी। वेट लिफ्टिंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। तो ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई कॉन्टैक्ट होता है। जैसे जब आपने वेट लिफ्टिंग की तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगा ना, एक मैन और एक ये वेट। देन साइकिल और मैन, उसके बीच में फोर्स लगा, मैन पुशिंग अ कार है और मैन है। देन बुलक पुशिंग अ कार्ट है और बुलक है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो मटेरियल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई एक कांटेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से फोर्स अराइज होता है। देन इसी का ही हम सेकंड टाइप देखेंगे कांटेक्ट फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज़ दैट फोर्स that acts on all moving objects by the surface which it is in contact with। फ्रिक्शन आप लोगों को मालूम है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो सर्फेसेस के बीच में कोई भी कांटेक्ट होता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन अराइज होता है सरफेस के ऊपर। जैसे अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड एनकाउंटर्स फ्रिक्शन बाय द ग्राउंड सरफेस एंड इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। आपने एक बॉल को रोल किया ग्राउंड पर, अब वो भले ही आप उसको ना रोकें बट फिर भी थोड़ी देर बाद वो बॉल ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्राउंड जो है उस बॉल के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है और वो फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉल को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। देन द बोट कम्स टू अ स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the water on it। अब बोट आपने सपोज़ कीजिए आपने बोट के अंदर पैडलिंग कर दी एक डायरेक्शन में, लेकिन फिर थोड़ी दूर बाद जाकर जब आप पैडलिंग रोक देते हैं तो बोट भी ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर सरफेस जो है वो बोट के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। ये देखिए, ये फोर्स ड्यू टू पैडलिंग है इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो बॉल भी जिस डायरेक्शन में जाती है आगे से उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, देन नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्सेस दैट अराइज विदाउट द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उसके बाद भी फोर्स लग रहा है, तो उसे कहते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मतलब उनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन, कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई संबंध नहीं है। लाइक एग्जाम्पल है इसके मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? इट इज़ दैट फोर्स दैट अट्रैक्ट सर्टन मेटल ऑब्जेक्ट्स। ये वो फोर्स है जो कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे आयरन फिलिंग्स हुई टूवर्ड्स अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है।
अब यहाँ पर अगर आयरन फिलिंग्स वगैरह है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, जबकि दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। आप लोगों ने बचपन में कई सारे गेम्स खेले होंगे मैग्नेट से रिलेटेड। मैग्नेट के ऊपर जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आयरन आर्टिकल्स होते हैं, वो एकदम से अट्रैक्ट होते हैं, आयरन की बनी हुई कीज़ अट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि उनके बीच में कोई कांटेक्ट होता नहीं है, उसके बाद भी एकदम आके वो ऑब्जेक्ट्स इधर मैग्नेट से आके चिपक जाते हैं। क्यों? दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स between that iron object and the magnet. Okay, then next is electrostatic force. Now electrostatic force क्या है? It is the force exerted by the charged body on another charged or uncharged body. एक चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड मतलब जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, और एक अनचार्ज्ड बॉडी है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, या सपोज दूसरी भी चार्ज्ड बॉडी है। तो एक चार्ज्ड और दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या एक चार्ज और दूसरी चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसे भी कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल हम फिगर के थ्रू देखते हैं। देखिए ये फिगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक कॉम लिया है। आप लोगों ने बचपन में गेम ज़रूर खेला होगा। अब इस कॉम को अपने हेयर में कर लीजिए, 4-5 बार रब कीजिए अच्छे से, और उसके बाद छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर कट कीजिए। क्या होगा? ये कॉम उन बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जबकि इस कॉम में और उन पेपर बिट्स में कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आप लोगों ने बचपन में गेम और खेला होगा। जनरली जब हम छोटे थे हम लोगों ने सभी ने वो गेम खेला है। चेयर के ऊपर किसी व्यक्ति को हम बिठा देते थे, किसी बच्चे को, और हमारे स्वेटर से उस चेयर को रब करते थे, तो उस बैठने वाले को उस चेयर से करंट आ जाता था। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का अगला टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन इट। अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाली हर जीव जंतु, हर ऑब्जेक्ट, हर लिविंग थिंग, हर नॉन लिविंग थिंग के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक जगह पर स्थिर रहता है या खड़ा होता है। जैसे हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आती है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है। ठीक है, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। द वाटर फ्रॉम टैब ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप नल खोलिए, नल खोलने पर पानी कभी ऊपर जाता है? नहीं, नीचे ही आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की सिंपल सी यूनिट है या सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया, एक छोटे से एरिया, यूनिट एरिया मतलब 1 स्क्वायर मीटर पर लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर। सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। याद हो गई डेफिनेशन, बहुत सिंपल से। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज़ प्रेशर। किसी यूनिट एरिया यानी कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ओके, नाउ हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखेंगे। इट इज़ ईजियर टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल। It is because we apply great amount of force into a very small area of the screw head. आपने देखा है हम वॉल के अंदर जो हैमरिंग करते हैं नेल की, ऊपर एक स्क्रू हेड होता है, एक टोपी होती है, उसके ऊपर हम हैमर करते हैं तो वो कितनी आसानी से दीवार में चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है। हमने अभी अभी देखा प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अब क्या हुआ? एरिया बहुत कम है और तेज़ी से फोर्स, हैमर का बहुत तेज़ फोर्स हथौड़े का उसके ऊपर लगता है, और वो जो नेल है, नेल के ऊपर जो स्क्रू हेड है वो बहुत छोटा है। ठीक है, साथ में जब एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत अधिक प्रेशर से वो जो स्क्रू हेड है वो आसानी से वॉल के अंदर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है और फोर्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अधिक है। ओके, नाउ गोइंग बाय द अबव इक्वेशन द फोर्स इज़ वेरी लार्ज एंड एरिया इज़ वेरी स्मॉल। ऑफ कोर्स ये हमने देख लिया। देन नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे
जब हम बॉडी मसाज करवाते हैं, व्हेन यू आर हैविंग अ बॉडी मसाज, व्हेन अ पर्सन मसाजेज योर बॉडी विथ हिज हैंड्स, द फोर्स अप्लाइड इज़ वेरी हाई ऑन अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ योर हैंड। एक पर्सन अगर आपके हाथों पर, पीठ पर मसाज कर रहा है तो हाथ उसके बहुत छोटे हैं, मतलब एरिया बहुत कम है, लेकिन वो उन हाथों से जो फोर्स लगा रहा है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। तो इसीलिए वो जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और हमारा जो अनबियरेबल पेन है वो क्योर हो जाता है, बिल्कुल आसानी से वो निकल जाता है क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर लगता है। ओके, देन नेक्स्ट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अब लिक्विड्स और गैसेस के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर दे आर स्टोर्ड इन। लिक्विड को हमेशा किसी न किसी कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है, तो जिस भी कंटेनर में उसे स्टोर करके रखा गया है वो लिक्विड उस कंटेनर की हर वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। देखिए, आपने देखा होगा, वी सी वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स। जब पानी पाइप्स और टैप से बाहर आता है तो आपने देखा है कि किस हाई प्रेशर से वो बाहर निकलता है। ज़रा सा भी कोई लीक हो तो ऐसा लगता है फाउंटेन चल रहा हो जैसे। इन केस ऑफ बाथ शॉवर एंड फाउंटेन, वाटर कम्स आउट ऑफ द टाइनी होल्स। देखिए, बाथ शॉवर जो होते हैं या फाउंटेन्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, लेकिन उसमें पानी कितनी तेज़ी से आता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स। देन गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैसेज भी सभी दिशाओं में प्रेशर एक्सर्ट करती है। When you make a hole on a fully inflated balloon, then the balloon not break, thereby releasing all the air from inside. देखो, अगर सपोज़ कीजिए एक फुली इन्फ्लेटेड बलून है और उसमें एक छोटा सा होल किया जाए तो वो उस होल की वजह से वो बलून ब्रेक नहीं होगा, बल्कि उसमें से हवा धीरे धीरे हाई प्रेशर से बाहर आ जाएगी। एटमॉस्फेयर का मतलब ही होता है हमारे आसपास का वातावरण, यानी कि हमारे आसपास की एयर, वो भी प्रेशर अप्लाई करती है, उसके अंदर भी प्रेशर है और एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड डे।